परिवर्तन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। तो दोस्तों, पर्यावरण के पार्ट 2 क्लास में आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए साथी जुड़ चुके हैं वे क्या कर लें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपका है और आपका ही नैतिक दायित्व है कि आप ही सब्सक्राइब करें। चलिए आइए शुरू करते हैं पार्ट 2 में। अब किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पर। ठीक है, तो पहले टॉपिक की बात करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के बारे में हमें बात करनी थी। तो जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन क्या है, एक वैश्विक घटना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो मानव के द्वारा जो संक्रियाएं होती हैं या जो क्रियाएं होती हैं उस क्रियाओं से सामने आती हैं। और मौसम में आ रहे बदलाव का प्रभाव जो देख रहे हैं, तेज़ी से अपना रंग बदल रहा है या रंग दिखा रहा है। और मौसम के सांख्यिकी वितरण में स्थायी परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उसी को क्या कहा जाता है, जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसी को कहा जाए तो पृथ्वी के वातावरण की प्रवृत्तियों में असहज परिवर्तन ही जलवायु परिवर्तन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारक की बात करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारक की बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन के स्पष्टता देखा जाए तो दो कारक हैं। एक तो मानवीय कारक है, दूसरा है प्राकृतिक कारक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारे एग्जाम में पूछा भी जाता है या पूछे भी जाते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारक कितने हैं। तो जलवायु परिवर्तन के देखा जाए तो दो कारक हैं, सामान्यतः दो कारक हैं। एक तो मानवीय कारक है, दूसरा प्राकृतिक कारण। देखिए, मानवीय कारक का मतलब मानव के द्वारा जो गतिविधियां हो रही हैं उसके वजह से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसे क्या कहा जाता है, मानवीय जलवायु परिवर्तन कारक। दूसरी बात करते हैं, जो प्राकृतिक के कारण जलवायु परिवर्तन होता है, जो प्राकृतिक की घटनाओं की वजह से होता है उसे प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब समझते हैं कुछ अन्य बातों के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, प्राकृतिक कारक के अंतर्गत जैसे समुद्री प्रक्रियाएं होती हैं, प्लेट विवर्तनिकी होती हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो इसके कारण क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। तो इसी को कहा गया प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन में एक कारक है प्राकृतिक कारक। दूसरी बात करते हैं कि मानवीय कारक की बात करते हैं, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा या प्रभावकारी या असहज होता है और इसने इस भयावह समस्या को जन्म दिया है और ये मानव की गतिविधियों के कारण ऐसा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो भैया वन विनाश की वजह से, अगर आप वनों को काटते जा रहे हैं, दिन पे दिन आप वन को यानी कि जंगलों को आप विनाश करते जा रहे हैं, तो उसके कारण भी जलवायु परिवर्तन होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं औद्योगिक विकास की वजह से। औद्योगिक विकास में आप देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि अपने औद्योगिक विकास के लिए क्या करते हैं कि लगातार पेड़ों की कटाई करते हैं, लगातार उसमें आप देखते हैं कि ऐसे कारखाने हम लगाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा धुएँ निकलते हैं। और तो ये भी एक तरीके से जलवायु परिवर्तन के एक कारक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जिसमें अगर देखा जाए तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके वजह से ग्रीन हाउस गृह यानी कि एक तरीके से हरित गृह प्रभाव बढ़ जाता है, उसकी वृद्धि होती है। और इसके अतिरिक्त में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से भी क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है या उसके कारक में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब आइए बात करते हैं नए टॉपिक के बारे में। देखिए, अब जितने भी टॉपिक है ना, एक एक नंबर आपको मिलेंगे हर एक टॉपिक से, और बहुत अच्छे से सारे टॉपिक को मैंने पिकअप किया हुआ है और मेन चीज़ों को। चलिए बात करते हैं क्षेत्रीय व्यंजन के बारे में बात करते हैं। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाए जाते हैं। किसी क्षेत्र का खान पान, उस क्षेत्र में खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्धता हो जाती है और उस पदार्थ को उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति के महत्व पर भी निर्भर करता है। जैसे कि तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाले जो लोग होते हैं वो मछली चावल को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो तटीय क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें मछली और चावल खाना ज़्यादा वे पसंद करते हैं या उनका मुख्य भोजन हो जाता है। और दक्षिण भारत के लोग नारियल का प्रयोग करके अपने भोजन में विशेष रूप से विशेष रूप से करते हैं। उत्तर भारत में अगर आप देखें हमारे आपके क्षेत्र में देखा जाए तो रोटी खाना हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और भारत के कुछ राज्य उनसे संबंधित व्यंजनों को हम निम्न तालिका में देख सकते हैं। जैसे कि बिहार की बात करते हैं तो बिहार का प्रमुख व्यंजन है लिट्टी चोखा, खूबी लाई और एक तरीके से चावल दाल।
तो ध्यान रखिएगा कि जो बिहार का व्यंजन है, बिहार का प्रमुख व्यंजन में लिट्टी चोखा, खूबी की लाई और चावल दाल को ध्यान रखिएगा। गोवा की बात करते हैं तो मछली नारियल के तेल, मछली जो है नारियल के तेल में वो भी बनी हुई, ठीक है, तो ऐसी मछली को खाना पसंद करते हैं गोवा के लोग। हरियाणा की बात करते हैं तो बाजरा खिचड़ी, बाजरा की जो खिचड़ी बनती है और कढ़े पकौड़ी भी खाना पसंद करते हैं, या उनका खाद्य पदार्थ मुख्य है। गुजरात की बात करते हैं भैया, अभी ही पूछा गया था ढोकला के बारे में, अगर आपको याद हो तो अभी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाया था और उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ का प्रमुख भोजन कौन सा है, ढोकला है, खांडवी है, लेमन राइस है। और असम की बात करते हैं मसूर, टोंगा मछली, बांस चावल। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो तबक भाजी, भेड़ और कलाड़ी पनीर और राजमा और कहवा की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के प्रमुख भोजन है या खाद्य व्यंजन है। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो भुट्टे की खीर याद रखिएगा। झारखंड की बात करते हैं तो रुगड़ा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो मशरूम होता है, ये इनका प्रमुख व्यंजन है। और मडुआ रोटी को भी याद रखिएगा। नागालैंड के बारे में याद रखिएगा, बांस के कपाल और ममोज वगैरह खाते हैं, जो हम भी ममोज खाना पसंद करते हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं साग पूरी, बड़ा पाव भाजी के लिए जाना जाता है। और पंजाब की बात करते हैं तो सरसों का साग बहुत पसंद करते हैं और मक्के की रोटी भी खाना बहुत पसंद करते हैं यहाँ के लोग, और इनका मुख्य व्यंजन भी है। उड़ीसा की बात करते हैं तो छेना पोड़ा की बात करिए, याद रखिएगा इसको। और राजस्थान की बात करते हैं तो भैया मलाई, घेवर, चूरमा बाटी इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। मेघालय की बात करते हैं तो तुगतप, यानी कि मछली की चटनी बनाई जाती है मेघालय में, भैया इसको ज़रूर याद रखिएगा, एक नंबर आपका कहीं नहीं गया। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो दाब, छिनगरी, झींगा और रसगुल्ला, संदेश, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो भैया लाल चीटी है, तो कई बार पूछा जा चुका है। लाल चीटी की चटनी कहाँ की मशहूर है तो ध्यान रखिएगा, या कहाँ का प्रमुख व्यंजन है तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट बात करते हैं टैपियोका की बात करते हैं तो केरल को याद रखिएगा। और बिरमा की बात करते हैं जो मछली से बनती है, तो त्रिपुरा को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि केरल में क्या है कि टैपियोका और नारियल बहुत मात्रा में उगते हैं, और इस कारण यहाँ के लोग अपने खाने में इसका उपयोग अधिक करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, केरल में टैपियोका और नारियल बहुत मात्रा में उगते हैं और इस कारण यहाँ के लोग अपने खाने में इसका उपयोग अधिक करते हैं। लिंग हूँ फेन की बात करते हैं, यहाँ सांप का मांस होता है, और हांगकांग के लोग इसे बड़ा चाव से खाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लिंग हूँ फेन जो है यहाँ सांप का मांस है, यह सांप का मांस होता है, और इसे यहाँ हांगकांग के लोग इसे बड़ा चाव से खाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अभावजन्य रोग की बात करते हैं। अभावजन्य रोग की बात करते हैं तो मानवीय शरीर में आपने देखा है, यानी कि हमारे शरीर में कई ऐसे रोग हो जाते हैं, कुछ एक तरीके से तत्वों यानी पोषक तत्व या खनिज लवण की कमी की वजह से क्या हो जाते हैं, कुछ बीमारियां हम में आ जाती हैं या कुछ बीमारियां हम में हो जाती हैं। जैसे कि बात करते हैं आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेगा नामक रोग हो जाता है। और आयोडीन मुख्य रूप से समुद्री जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, तो इसको याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि आयोडीन मुख्य रूप से हमें कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्री जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो नमक से हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति हो रही है। तो आयोडीन की जो पूर्ति हो रही है इस समय वो नमक से हो रही है, क्योंकि हमें समुद्री जीव जंतु मिलेंगे नहीं, यहाँ तालाब के तो जीव जंतु मिलते नहीं है, तो समुद्र के जीव जंतु कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लौह, एक तरीके से मजाक है, इसको सीरियस मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लौह की कमी से खून में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो लौह की कमी जो होती है लौह की कमी से क्या होता है खून में, यानी कि लोहे यानी आयरन की कमी से क्या होता है कि खून में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, और जिसको प्रायः एनीमिया भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एनीमिया रोग उसे कहा जाता है जो एक तरीके से खून की कमी हो जाती है, या खून की कमी से यानी कि लौह की कमी से खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एनीमिया रोग कहा जाता है। और इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी पड़ती है, पालक, आंवला, सेब, केला इत्यादि का हमें सेवन करना चाहिए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं, और कैल्शियम जो मुख्यतः पाए जाते हैं वो दूध, अंडा, सेब और हरी पत्तेदार सब्जियां से मिलते हैं या मिलता है। फास्फोरस की कमी से क्या होता है, हड्डियां
एवं दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो फास्फोरस की कमी से क्या होता है, हड्डियाँ और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। फास्फोरस का मुख्य स्रोत जो है दूध, केला व हरी मिर्च है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि फास्फोरस की कमी से क्या होता है, हड्डियाँ या एवं दांत कमज़ोर हो जाते हैं। और इसकी जो मतलब इसका जो स्रोत है, मुख्य स्रोत है, वो दूध है, केला और हरी मिर्च है। प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है, शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। आपने देखा है कि अगर प्रोटीन की कमी होती है तो शारीरिक विकास हमारा अवरुद्ध हो जाता है। और प्रोटीन के अभाव में बालकों में क्वाशियोकोर में मेरेमेस नामक रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, शारीरिक व मानसिक विकास के लिए विटामिन एक अनिवार्य तत्व माना जाता है। तो शारीरिक व मानसिक विकास के लिए देखा जाए तो विटामिन जो है एक अनिवार्य तत्व है, और इसके अभाव में क्या होता है, व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं प्रदूषण से कुछ संबंधित यानी कि अवशिष्ट पदार्थों का और उनका पुनर्चक्रण के बारे में। कचरा गंदगी का परिचालक माना जाता है। कचरा जो है गंदगी का परिचालक माना जाता है, और जिससे ज़्यादातर बीमारियां उत्पन्न होती हैं और फैलती भी हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कचरे को इधर उधर ना फेंकें, बल्कि इसको हम एक सुरक्षित स्थान यानी कि जहाँ कचरा को फेंका जाता है वहीं पर कचरे को फेंका जाना चाहिए। अब आइए समझते हैं कचरे के बारे में। तो कचरा देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, एक तो जैव निम्नीकरण कचरा, दूसरा होता है जैव अनिम्नीकरण। जैव निम्नीकरण की बात करते हैं तो यह वातावरण में कीटाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जैव निम्नीकरण कचरा जो होता है वातावरण के माध्यम से क्या होता है, वातावरण में क्या होता है, कीटाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है। जैसे कि जैव निम्नीकरण में उदाहरण में देखा जाए तो फल सब्जियां के छिलके हैं, अंडे के छिलके हैं, कागज़ पत्तियां। आप देखते हैं कि इनको आप कहीं पर भी फेंक देते हैं, ठीक है, तो आने वाले समय में ख़त्म हो जाते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कीटाणुओं द्वारा ही घटित होते हैं, अपघटित होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जैव अनिम्नीकरण कचरा की बात करते हैं तो यह वातावरण में कीटाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। तो जैव अनिम्नीकरण कचरा की बात करते हैं तो कीटाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं, ये वातावरण को दूषित करते हैं। आपने देखा है कि वातावरण को बहुत ज़्यादा दूषित करते हैं। जैसे पॉलीथीन की बात करते हैं, पॉलीथीन में देखा आपने कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रतिबंध भी लगाया था, ठीक है, मतलब कई सरकारों ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन आज भी हमारे देश में फिर चलने लगा है, ठीक है। अब पॉलीथीन आप देखते हैं कि अगर आप फेंक देते हैं तो सालों साल पॉलीथीन वहीं रहता है और कभी ख़राब भी नहीं होती है और बिल्कुल अपघटित नहीं होती है। तो इसे क्या बोला गया है, जैव निम्नीकरण का उदाहरण है या बोला गया है, ठीक है, जैव अनिम्नीकरण कचरा। कांच के टुकड़े को आप देख सकते हैं, प्लास्टिक, कीले इत्यादि को आप कहीं पर भी फेंक दीजिए तो ये एक तरीके से आसानी से अपघटित नहीं होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रदूषण को, वातावरण को प्रदूषित करते हैं, वातावरण को दूषित या प्रदूषित करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। जैसे कि हमें कागज़ को नहीं बर्बाद करना चाहिए, पॉलीथीन के प्रयोग को हमें बंद करना चाहिए, कांच, प्लास्टिक आदि के पुनर्चक्रण द्वारा नई वस्तुओं को हमें बनाना चाहिए। और नेक्स्ट बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर कचरा विहीन समाज को अलग बढ़ाना चाहिए। और एक और बात याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्यावरण बचाव के लिए 3R की संकल्पना की गई है, जिसमें कहा गया पुनर्चक्रण यानी रिसाइकिल, और दूसरी बात कही गई है एक तरीके से पहली बात कही गई है रिड्यूस यानी कि जिसका कम उपयोग करना चाहिए हमें, और रिसाइकिल मतलब पुनर्चक्रण यानी कि दोबारा हमें उस चीज़ को दोबारा रिसाइकिल कर लेना चाहिए। और तीसरी बात कही गई कि रीयूज यानी कि उस चीज़ को हमें दोबारा यूज करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपने बोतल को देखा होगा, जो पानी वाला बोतल होता है उसे अगर हम ट्रेन पर जाते हो तो उसको फेंक देते हैं, तो हमें वैसे फेंकना नहीं चाहिए, उसको कम यूज करना चाहिए। बार बार हमें बोतल को नहीं खरीदना चाहिए। पता लगा कि हम मान लीजिए हमें इलाहाबाद जाना है तो बीच में कानपुर मिल गया, वहाँ हमने पानी पिया, वहाँ पीकर फेंक दिया, ठीक है, फिर हम आगे गए और फिर हमें पानी प्यास लगी तो फिर हम लिए, फिर पिए, फेंक दिए, तो ये गलत बात है। हमें एक बार भी बोतल को लेना चाहिए और उसमें पानी दोबारा भर लेना चाहिए। तो हमें कम यूज करना चाहिए और दोबारा क्या करना चाहिए, फेंकने के बजाय उसे पुनर्चक्रण दोबारा उसको यूज करना चाहिए। तो या फेंक भी दिया गया है तो किसी के द्वारा उसे ले जा या कहीं ऐसे जगह रखें जिसका रिसाइकिल किया जा सके या फिर उसको दोबारा उपयोग में लाया जा सके। तो 3R की संकल्पना को आप ज़रूर याद रखिएगा, आपको 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जीव जंतु और उनके आश्रय स्थल की बात करते हैं। तो वातावरण में देखें तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे स्थल और जंगल में रहने वाले जीव की बात करते हैं
तो स्थल और जंगल में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं? जैसे गाय की बात करते हैं, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, और ये सब सारे जीव जंतु जो हैं स्थल और जंगल में पाए जाते हैं। पानी में रहने वाले जीव जंतु की बात करते हैं या पानी में रहने वाले जीव की बात करते हैं, मछली, सांप, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ आदि की बात करते हैं। और पेड़ों पर रहने वाले जीव की बात करते हैं, बंदर, पांडा, स्लॉथ और लंगूर, और पक्षी की बात कर लेते हैं। जमीन के अंदर रहने वाले जीव की बात करते हैं तो चूहा है, सांप है, चींटी है, खरगोश है और केचुआ है। उभयचर की बात करते हैं जो थल और जल दोनों में रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसके अंतर्गत सांप आते हैं, मेढक आते हैं और मगरमच्छ आते हैं। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा उभयचर के बारे में। उभयचर के बारे में जो जल और थल दोनों में रहते हैं, जो जल और थल या स्थल दोनों में रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उभयचर बोला जाता है, जिसके अंतर्गत सांप, मेढक, मगरमच्छ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रमुख जीव कौन कौन से हैं और उनके रहने का स्थान क्या है। जैसे शेर की बात करते हैं तो ये कहाँ पर रहता है? मान में रहता है। घोड़े की बात करते हैं तो अस्तबल में रहते हैं। गधा की बात करते हैं तो ये भी अस्तबल में रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो घोड़ा, गधा कहाँ पर रहते हैं? इनके रहने का स्थान क्या है? अस्तबल है। कुत्ता की बात करते हैं तो कुक्कुरशाला, इसको याद रखिएगा, ये बहुत सारे लोग अंग्रेजी में याद रखिएगा, कैनल याद रखिएगा। और गाय बैल की बात करते हैं तो साइवान को याद रखिएगा, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। बकरी की बात करते हैं तो बाड़ा याद रखिएगा भैया, बकरी का घर कहाँ पर है? बाड़ा, यानी बाड़ा में रहती है। और बिल्ली की बात करते हैं तो पिंजरा में। चूहा की बात करते हैं बिल में। सांप की बात करते हैं बिल में। भेड़ की बात करते हैं बाड़ा में। तो भेड़ और बकरी कहाँ पर रहते हैं? बाड़ा में रहते हैं। पक्षी की बात करते हैं घोंसला में। और मनुष्य की बात करते हैं तो सभी जानते हैं घर में। हाथी की बात करते हैं तो जंगल में। सूअर की बात करते हैं सूकरशाला। और जिब्रा की बात करते हैं जंगल में। मुर्गा की बात करते हैं दड़बा, तो ध्यान रखिएगा। खरगोश की बात करते हैं तो बिल में और कौन कौन से जीव रहते हैं? जैसे कि बात करते हैं चूहा और सांप की भी बात कर लेते हैं तो ये भी बिल में रहते हैं, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं, कुछ पक्षियों के घोंसलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पक्षियों के घोंसलों के बारे में बात करते हैं, कुछ विशिष्ट चीज़ों के बारे में। जैसे बात करते हैं कबूतर और गौरैया की बात करते हैं तो कबूतर और गौरैया जो है मनुष्य के घरों में भी आवास बनाकर रहती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कबूतर और गौरैया को आपने देखा होगा, जो हमारे घर होते हैं उन्हीं में ये आवास बनाकर रहते भी हैं। और कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि कौवा जो है सबसे ऊंची डाल पर अपनी घोंसला बनाता है या बनाते हैं। दर्जन चिड़िया को याद रखिएगा, बड़ा ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है दर्जन चिड़िया के बारे में। तो दर्जन चिड़िया जो है 2 पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बना लेती है। और कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में रखती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोयल जो है अपना अंडा किसके घोंसले में रखती है? तो कौवे के घोंसले में रखती है। और कलचिड़ी जो है पक्षी अपना घोंसला जमीन पर विभिन्न पत्थरों के बीच में बनाती है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए दर्जन चिड़िया में पहली बात याद रखिएगा कि 2 पत्तों को आपस में जोड़कर क्या करती है? अपना घोंसला बनाती है, सिलकर अपना घोंसला बनाती है। कोयल जो है अपना अंडा कौवे के घोंसले में रखती है। कलचिड़ी पक्षी जो है अपना घोंसला जमीन पर विभिन्न पत्थरों के बीच में, यानी कि जमीन पर ही जो पत्थर होते हैं उसके बीच में बनाती है अपना घोंसला। खटपुड़वा की बात करते हैं तो भला कौन नहीं जानता है। और खटपुड़वा व बसंत गौड़ी की बात करते हैं तो पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जुलाही चिड़िया की बात करते हैं। बीवर बर्ड की बात करते हैं तो अपना घोंसला लालटेन के आकार में बनाती हैं। भैया इसको आप लोग याद करके जाइएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। जुलाही चिड़िया की बात करते हैं, बीवर बर्ड अपना घोंसला लालटेन के आकार में बनाती हैं। और जो टहनियों से लटका हुआ होता है, देखिए आपने देखा होगा कि टहनियों से लटका हुआ बबूल के पेड़ में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है जुलाही चिड़िया के घोंसले। और घोंसला बनाने का कार्य नर पक्षी के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे लोग इस प्रश्न को गलत करके आते हैं कि घोंसला कौन बनाता है? तो नर पक्षी द्वारा बनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जुलाही चिड़िया जिसे बीवर बर्ड के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका घोंसला किस आकार में होता है? लालटेन के आकार में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उल्लू पेड़ के खोखले, नेक्स्ट बात करते हैं, उल्लू जो है पेड़ के खोखले भाग में ही अपना घोंसला बना लेता है, जबकि फाख्ता चिड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाती है।
चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है और जिसका आकार 4-5 फीट चौड़ा होता है, और चील अपने घोंसले का इस्तेमाल कई सालों तक करता है। तो ध्यान रखिएगा, कई सालों तक अपने घोंसले का इस्तेमाल करने वाला पक्षी कौन सा है, तो चील है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गिद्धों की बात करते हैं। तो गिद्ध क्या करते हैं, अपना घोंसला सुनसान स्थानों पर, पेड़ों पर या चट्टानों की दरारों में बनाते हैं, और चील के छोड़े हुए घोंसले में बनाता है। तो चील जो होते हैं अपने घोंसले छोड़ देते हैं, तो उसे में गिद्ध जाकर अपना घोंसला बना लेता है, और मोरनी अपना घोंसला झाड़ियों और पेड़ों के बीच की नीची डालियों में बनाती है। तो ध्यान रखिएगा कि मोरनी अपना घोंसला जो है झाड़ियों और पेड़ों के नीची डालियों पर बनाती हैं। मादा शुतुरमुर्ग की बात करते हैं तो ज़मीन को थोड़ा सा खोद कर अपना घोंसला बनाती हैं। तो मादा शुतुरमुर्ग जो हैं ज़मीन को थोड़ा सा खोद कर अपना घोंसला बनाती हैं और तथा अंडे भी देती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं ऊर्जा के मुख्य स्रोत के बारे में। तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत के बारे में आइए समझ लेते हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत, एक पॉइंट याद रखिएगा, ये पूछा गया था अभी उत्तर प्रदेश का जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था, यूपी टेट, अभी जो लीक हो गया था उसमें ये पूछा गया था। तो बायोडीजल के बारे में याद रखिएगा कि यह कारकास और पोंगोमिया और जैट्रोफा यानी रतनजोत आदि के बीजों से प्राप्त किया जाता है। और देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी यही प्रश्न पूछा गया था कि देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ मिश्र धातुओं के बारे में। मिश्र धातु करने से क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं, जैसे कि बात करते हैं अगर हमें स्टील बनाना है यानी इस्पात बनाना है तो कार्बन और लोहा का मिश्रण करना पड़ेगा, और कार्बन और लोहा का मिश्रण करने से क्या होता है, स्टील बनता है, और इस स्टील से हम चादर बनाते हैं, तार बनाते हैं, रेल लाइन बनाते हैं, औजार आदि बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कांसा का निर्माण कैसे होगा, कांसा कैसे बनेगा, तो तांबा और टिन मिलाकर क्या होगा, तांबा और टिन मिलाकर क्या बनाया गया, कांसा बनाया गया। इस सिंधु घाटी सभ्यता की बात है, उस समय एक नई धातु को जन्म दिया गया था, तो तांबा और टिन मिलाया गया था तो कांसा बना था, और वहीं से कांस्य युगीन सभ्यता का भी प्रचलन हुआ था, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इससे आप बर्तन बना सकते हैं, मूर्तियाँ बना सकते हैं, तोप वगैरह बना सकते हैं लड़ाई झगड़े के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पीतल की बात करते हैं, तांबा और जस्ता की बात करते हैं। तो तांबा और जस्ता मिलाने से क्या होता है, पीतल बनता है, और बर्तन मशीनों के पुर्जे बनाने में इसका उपयोग किया जा रहा है आजकल। स्टेनलेस इस्पात की बात करते हैं, लोहा, निकिल और क्रोमियम है, और बर्तन, ब्लेड आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीज की बात करते हैं। तो डुरालुमिन की बात करते हैं, वायुयान, प्रेशर कुकर, उपग्रह बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोना, चांदी या तांबा की बात करते हैं। सोना, चांदी या तांबा की बात करते हैं तो 22 कैरेट गोल्ड और गहने बनाने के लिए किया जाता है। और तांबा एल्युमिनियम मिलाने से क्या होता है, रोल्ड गोल्ड बन जाता है, यानी रोल्ड गोल्ड सोना मिल जाता है, बन जाता है, जिसे कृत्रिम सोना कहा गया। इससे आप गहने बना सकते हैं, मूर्तियाँ बना सकते हैं। तांबा, टिन, शीशा मिला देने से क्या होता है, मुद्रा जो है धातु के रूप में आ जाते हैं, जिसे सिक्के बनाने में काम आता है। चलिए जो चीज़ हम बनाते हैं इसके बारे में आइए समझ लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं इसके बारे में पारंपरिक कलाओं के बारे में। तो पारंपरिक कलाओं में देखा जाए तो क्षेत्र है और राज्य है। जैसे वर्ली चित्रकारी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। चिकन कढ़ाई की बात करते हैं तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। सिल्क की बात करते हैं तो असम। इत्र की बात करते हैं कन्नौज उत्तर प्रदेश। पीतल कारीगरी की बात करते हैं तो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के लिए जाना जाता है। जामदानी बुनाई के लिए पश्चिम बंगाल। और सहतूत पश्मीना शॉल की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख के क्षेत्र का पारंपरिक कला है। तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र का पारंपरिक कला क्या है, वर्ली चित्रकारी। और लखनऊ या उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो चिकन कढ़ाई। असम की बात करते हैं सिल्क। कन्नौज या उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इत्र के लिए जाना जाता है। मुरादाबाद की बात करते हैं तो पीतल नगरी या पीतल की कारीगरी के नाम से जाना जाता है, या यहाँ की पारंपरिक कलाएं हैं। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं जामदानी बुनाई। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं सहतूत और पश्मीना शॉल के बारे में, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कुल्लू की बात करते हैं तो यहाँ के पारंपरिक कला क्या है, शॉल है। कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी है। गुजरात की पटोला बुनाई है। राजस्थान गुजरात की बात करते हैं तो बडाना डिज़ाइन है। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो पोचमपल्ली है। और उसके बाद बात करते हैं कि
दरिया की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, और सहारनपुर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश। सहारनपुर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो लकड़ी पर नक्काशी की पारंपरिक कलाएं हैं। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो पिथौरा, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ की पारंपरिक कलाएं हैं। चलिए कुछ बात कर लेते हैं प्रमुख त्योहारों के बारे में, कुछ प्रमुख त्योहार की बात कर लेते हैं। तो जैसे बैसाखी त्यौहार जो है पंजाब का है, और गणगौर की बात करते हैं तो राजस्थान का, पोंगल की बात करते हैं तो तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, उत्तर प्रदेश का रामनवमी है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, छठ का बिहार है, और बिहू जो है बिहू त्यौहार जो है असम का है। और उसके बाद बात करते हैं माघी जो है, माघी पूर्णिमा जो है छत्तीसगढ़ का, गुगा नवमी हरियाणा यानी कि सर्प पूजा हरियाणा की बात करते हैं, ओणम की बात करते हैं फसल त्यौहार केरल का है, लोक रंग नृत्य त्यौहार की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं गणेश चतुर्थी, महाराष्ट्र की बात करते हैं गणेश चतुर्थी। ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है गणेश चतुर्थी के लिए जाना जाता है या यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। डोला यात्रा या रथ यात्रा की बात करते हैं तो उड़ीसा के लिए, बाहू मेला की बात करते हैं जम्मू कश्मीर, कर्मा त्यौहार की बात करते हैं झारखंड, और उगाड़ी की बात करते हैं आंध्र प्रदेश। लोसार त्यौहार की बात करते हैं तो ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश। सिग्मो मेल की बात करते हैं तो गोवा के। नवरात्र गुजरात का प्रमुख त्यौहार है। मैसूर दशहरा की बात करते हैं तो कर्नाटक, और यसांग की बात करते हैं तो मणिपुर। लोसार की बात करते हैं तो सिक्किम। खारची पूजा की बात करते हैं त्रिपुरा। छाप चार की बात करते हैं तो कूट का प्रमुख मिजोरम का प्रमुख त्यौहार है। देखिए त्योहारों से एक नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आप बढ़िया से समझते चल दिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख जनजातियों के बारे में। यहाँ से भी एक प्रश्न एक आपको देखने को मिलेगा और एक नंबर आपको मिलेगा। ध्यान से सुनते चलिएगा और समझते चलिएगा। देखिए चांगपा जनजाति के प्रमुख, चांगपा जनजाति जो है वो लद्दाख की प्रमुख लद्दाख की है। और गद्दी जनजाति कहाँ के, हिमाचल प्रदेश की। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़। कोरवा की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ झारखंड। और उसके बाद बात करते हैं सहरिया की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की है जनजाति। मुंडा की बात करते हैं तो झारखंड। खोंड जनजाति की बात करते हैं तो उड़ीसा की है। नागालैंड की बात करते हैं, नागा जनजाति की, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मणिपुर की प्रजाति है। टोडा जनजाति की बात करते हैं तो तमिलनाडु। अंडमान निकोबार। जारवा जनजाति की बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लुसाई जनजाति की बात करते हैं मिजोरम। और वर्ली की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की जनजाति है। वर्ली जनजाति कहाँ के हैं, महाराष्ट्र की है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बक्करवाल जनजाति जम्मू कश्मीर। बक्करवाल जनजाति की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर। थारू जनजाति की बात करते हैं तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। खरवार जनजाति की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और जौनसारी की उत्तराखंड। भोटिया जनजाति की बात करते हैं तो उत्तराखंड। तो जौनसारी भोटिया उत्तराखंड की जनजाति है। मीणा जनजाति राजस्थान। भील जनजाति राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश। संथाल की बात करते हैं तो झारखंड और उरांव जनजाति की बात करते हैं तो झारखंड। गारो खासी जयंतिया मेघालय। कुकी जनजाति की बात करते हैं तो मणिपुर और लेप्चा जनजाति की बात करते हैं तो सिक्किम। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक नंबर मिल जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। जैसे कि बात करते हैं जैन धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए वैसे पूछा नहीं जाता, यूपी टेट में पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है सी टेट कहीं पूछ ही ले जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में साधारण प्रश्न। तो ज़्यादा इसके बारे में हमें नहीं जानना, बस सिंपल सी बातें जानना है। तो जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, लेकिन केवल और केवल इन्हें माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी थे, और जो कि 24वें तीर्थंकर थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न पालन करने के लिए कहा गया। और जैन धर्म के त्रिरत्न को याद रखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, एक नंबर आपको मिल जाएगा। महावीर स्वामी के द्वारा पंच महाव्रत का उपदेश दिया गया था, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को बताया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 23वें तीर्थंकर की बात करते हैं, पार्श्वनाथ थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जैन धर्म अनिश्वरवादी को मानता है, यानी कि ईश्वर को नहीं मानता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली यानी कि बिहार में हुआ था। 540 में इनका
इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा। इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की अवस्था में और इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था 42 वर्ष की अवस्था में। कहाँ एक तरीके से रिजु पालिका नदी के तट के किनारे, और इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? पावापुरी में। नेक्स्ट बात करते हैं, जैन धर्म आगे चलकर दो भागों में बढ़ गया, एक तो श्वेतांबर, दूसरे दिगंबर में। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जैन धर्म की संगीतियों के बारे में बात करते हैं। तो प्रथम जैन संगीत की कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। द्वितीय संगीत की कब हुई थी? तो 512 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? बल्लभी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? देवार्धी सिद्धि रिद्धिगढ़ी, ठीक है, या क्षमा श्रमण, ठीक है। तो इसमें अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृतिक भाषा में दिए थे। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जैन के बाद बौद्ध धर्म की बात करते हैं। तो इसके संस्थापक की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी ग्राम यानी कि कपिल वस्तु में। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम महामाया, ठीक है, और महामाया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। चलिए 3 बातें याद रख लीजिएगा। गौतम बुद्ध ने जब अपने गृह को त्याग किया था तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया बुद्ध काल में। और जब इन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और जब इन्होंने एक तरीके से जब इनकी मृत्यु हुई तो उस घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको याद हो तो अंबेडकर जी के भी एक तरीके से जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनमें भी महापरिवाण लगाया गया था, क्योंकि महापरिवाण बौद्ध धर्म का प्रचलित नियम है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ परिनिर्वाण लिखा जाता है। बुद्ध में देखा जाए तो बुद्ध, धम्म, संघ इनके 3 रत्न थे। तो बुद्ध के 3 रत्न थे, बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। कौन कौन थे? बुद्ध, संघ, धम्म। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बुद्ध धर्म से जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं की बात करते हैं। तो जब उनका जन्म हुआ था तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? गौतम बुद्ध का कमल व सांड था। जब इन्होंने गृह त्याग किया था घोड़ा। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो पीपल का वृक्ष। याद रखिएगा, ये पूछा गया है 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे। इस बात को ध्यान रखिएगा, पीपल वृक्ष को। निर्वाण की बात करते हैं, पद चिन्ह, मृत्यु की बात करते हैं तो स्तूप ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर 2 संप्रदाय में बढ़ गया, ये भी हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म, ठीक है। जैसे जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया था। नेक्स्ट बात करते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में, बस थोड़ी साधारण सी जानकारी है। प्रथम बौद्ध संगीत की कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। और इसके शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। अध्यक्ष कौन था? तो उस महाकश्यप था। द्वितीय बौद्ध संगीत की कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। और उस समय का शासन किसका था? अकालाशोक का। अध्यक्ष कौन था? सुबुकामी या सर्वकामी। तृतीय बौद्ध संगीत की कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसके शासक कौन थे? अशोक थे। और अध्यक्ष कौन थे? मोगली तिस्य पुत्र थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करते हैं तो कुंडल वन में हुआ था। और कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र अध्यक्ष थे। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली पुत्र गोशाल। इसको याद रखिएगा, 1 नंबर मिल सकता है, ये पूछा जा चुका है पिछले बार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विभिन्न यात्रियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, ठीक है। विभिन्न यात्रियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मेगास्थनीज की बात कर लेते हैं। तो मेगास्थनीज की बात करते हैं तो मेगास्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसकी पुस्तक का नेम क्या है? इंडिका है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन्होंने भारतीय समाज के बारे में बताया। और मेगास्थनीज कौन सा यात्री था? यूनानी यात्री था। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। फायान की बात करते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। और यह एक चीनी बौद्ध भिक्षुक यात्री था। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वैनसांग की बात करते हैं तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन किया था। और यह भी एक तरीके से वैनसांग जो है चीन का मूल बौद्ध भिक्षुक था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसकी पुस्तक का नेम याद रखिएगा, सी यूकी इसकी पुस्तक का नेम है। इसको याद रखिएगा वैनसांग के बारे में। अलबर्नी की बात करते हैं तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। तो और इसकी पुस्तक का नेम क्या है?
तहकीक ए हिंद की हिंद और किताब उल हिंद इसकी पुस्तक का नेम है, और ये उज्बेकिस्तान का निवासी था। ठीक है, और इसने क्या किया था कि भारत के तालाबों के विषय में खासकर इसने बताया था। अलबर्नी ने किसके शासनकाल में आया था? महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अलबर्नी के बारे में बात कर लेते हैं। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और उज्बेक इसके बारे में बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इब्न बतूता की बात करते हैं। तो इब्न बतूता के बारे में बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह अफ्रीकी देश यानी मोरक्को का निवासी था। ये कई बार पूछा जाता है कि कहाँ से आया था। ठीक है, तो इब्न बतूता को ध्यान रखिएगा, और इसकी पुस्तक का नेम, इब्न बतूता को ध्यान रखिएगा, कहाँ का निवासी था? अफ्रीका देश के मोरक्को का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। इसकी पुस्तक का नेम क्या था मेरे प्रिय साथियों? रेहला थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। वास्को डिगामा भला कौन नहीं जानता है? 1498 में भारत आया था, और इसने बोला मैंने भारत की खोज की। नेक्स्ट बात करते हैं, डुआर्टे बारबोसा डोमिंगो की बात करते हैं। तो ये पायस के दोनों पुर्तगाली थे। दो दक्षिण भारत विजय के सम्राट कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आए थे, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए यदि आप सभी लोगों को और अच्छे से अपनी तैयारी को और बेहतर करना है तो आपको क्या करना चाहिए? प्लेलिस्ट में जाकर जो एसएससी जीडी के 2 एसएससी जीडी लिखी हुई 2 ज्योग्राफी के पार्ट है उसको एक बार आप देख लीजिए, उसमें से आपको बहुत सहायता मिल जाएगी। और अगर आपको और बेहतर एनवायरनमेंट करना है तो हमने 25 दिन का एक कोर्स चलाया था। उस कोर्स में ज़्यादा क्लास तो मैंने नहीं प्रोवाइड कराया, 7 से 8 ही क्लास है, लेकिन हाँ अगर उसको एक बार आप देख लेते हैं तो आपको ज़रूर सहायता मिल जाएंगी बेसिक चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल चीज़ों के बारे में भी मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिया हुआ है। आइए बात कर लेते हैं स्थिति और भारत की स्थिति और के बारे में। देखिए भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, और यह 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। आप देखिए इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, और इधर आप देख सकते हैं अरब सागर से घिरा हुआ है। भारत की अवस्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, यह अक्षांशीय विस्तार है। भारत का देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटते हुए जाती है, और जिसमें 8 राज्य से जाते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अभी मैं आपको सारा कुछ मैप में दिखा दूंगा, आप चिंता मत करिए। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का मानक समय देखा जाए तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और ग्रीनविच समय से देखा जाए तो 5.5 घंटे आगे है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत देखा जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत विश्व में 7वां स्थान प्राप्त करता है, या क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 7वां स्थान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं कुछ और प्रमुख बिंदुओं के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का दूसरा स्थान है, चीन पहले स्थान पर है। और विश्व की कुल भूमि की बात करते हैं तो कुल भूमि का 2.4% भारत के पास है, जबकि विश्व की लगभग 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है, अगर यहीं पर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देख लेते हैं तो जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, भारत का राज्य सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान देखा जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और सबसे छोटा जो है लक्षद्वीप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए चारों बातों की याद रखिएगा, 1 नंबर मिलेगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान सबसे बड़ा, गोवा सबसे छोटा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम है। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान सबसे बड़ा है और लक्षद्वीप सबसे कम है, यानी सबसे छोटा है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करते हैं 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित अगर जलीय सीमा देखा जाए 7,500 किलोमीटर है। मुख्य धरातली भाग की समुद्री सीमा कितना है? 6100 किलोमीटर है। और भारत में सबसे लंबी तट वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है भैया, इसको याद रखिएगा, 1 नंबर मिलेगा।
तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है 12 समुद्री मील दूरी तक है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं, इंदिरा पॉइंट और बंगाल की खाड़ी में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए अभी अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार मैं आपको बता रहा था, तो आप देखिए कि अक्षांशीय विस्तार इसे कहा गया है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और एक तरीके से भारत का पूर्वी देशांतरी विस्तार की बात करते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक नंबर आपको मिल जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इधर देखिए बंगाल की खाड़ी, इधर देखिए बंगाल की खाड़ी, नीचे देखिए हिंद महासागर, ये रहा हिंद महासागर, इधर देखिए तो अरब सागर, यानी कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है भारत को। भारत इसीलिए भारत को प्रायद्वीपीय देश भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत कर्क रेखा की बात हमने की थी, तो भारत के 8 राज्य से होकर जाती है कर्क रेखा। एक तो गुजरात है। गुजरात के बारे में ये भी हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा समुद्री तट यानी कि तटीय राज्य कौन सा है? तो समुद्र है, गुजरात है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने आपको बताया कि 8 राज्य से होकर जाती है कर्क रेखा। एक तो गुजरात है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भैया याद रखिएगा, एक नंबर आपको मिल जाएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की मानक समय रेखा की बात कर लेते हैं। तो भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर जाती है, अभी हमने आपको बताया भी था। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगर एग्जाम्पल ट्रिक में याद करना चाहें तो उत्तर में मक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने, तो अगर इस ट्रिक से याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है, ऐसे ही याद कर लीजिए। मैंने भारत को विश्व में 7वें स्थान पर बताया था क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में। तो पहले स्थान पर रूस है, फिर उसके बाद है कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, फिर उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया है, फिर उसके बाद है भारत है 7वें नंबर पर। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए समझ लेते हैं, थोड़ा से मैप के अध्ययन कर लेते हैं। तो आइए समझ लेते हैं थोड़ा मैप के बारे में। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो लद्दाख है, फिर उसके बाद है जम्मू कश्मीर है, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर उसके बाद आप देखिए पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश है, फिर असम है, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, याद रखिएगा। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल की बात कर ही लिया हमने, झारखंड की बात करते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। मैप याद करके जाएंगे, एक नंबर मिलेगा। एक नंबर क्या, 2-3 नंबर भी मिल सकता है। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उसके बाद आप देखिए तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद बात करते हैं कि केरला है, केरला के बाद कर्नाटका है, गोवा है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद आप देख सकते हैं कि गुजरात है, गुजरात के बाद यहाँ देखिए मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान है, और राजस्थान के बाद आप देख सकते हैं कि हरियाणा है, फिर पश्चिम बंगाल। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों में देखिए तो पाकिस्तान है, भारत के पड़ोसी देश में अफ़गानिस्तान है, फिर उसके बाद चाइना को याद रखिएगा, फिर नेपाल को याद रखिएगा, भूटान को याद रखिएगा। देखिए भारत का सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो जिसको 3 देशों ने घेर कर रखा हुआ है। एक तो इधर से नेपाल है, इधर से भूटान है, ऊपर से चाइना है। तो भारत का एक ऐसा राज्य जो सिक्किम है उसे 3 देशों ने घेर कर रखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 देश कौन कौन से हैं? नेपाल, चाइना और भूटान। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को 3 तरफ से घेरने वाला देश, सॉरी, भारत का एक ऐसा राज्य त्रिपुरा है, त्रिपुरा को 3 तरफ से बांग्लादेश घेर कर रखा हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 3 तरफ से 2 बातें, एक पहली बात याद रखना है कि सिक्किम को 3 देशों ने घेर कर रखा हो। 3 देश कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान, चाइना। फिर बांग्लादेश जो है त्रिपुरा को 3 तरफ से घेर कर रखा हुआ है, बांग्लादेश ने त्रिपुरा को 3 तरफ से घेर कर रखा हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं। फिर देखिए भारत के पड़ोसी देशों में म्यांमार है, बांग्लादेश भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर जलीय देखा जाए तो पड़ोसी देश में तो एक है आपका श्रीलंका है, और यहीं पर है मालदीव है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं भारत के उत्तरतम बिंदु की बात करते हैं, तो इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत के पूर्वोत्तर बिंदु की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जिसे किबथू बताया गया है। भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु की बात करते हैं तो गौर माता कहाँ पर है? गुजरात में। भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट है, और कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इस बात को ध्यान रखिएगा।
अब आइए समझ लेते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की बात करते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में देखा जाए तो वायुमंडल है, पृथ्वी के वायुमंडल है, पृथ्वी के की वायुमंडल की बात करते हैं तो जैसे कि पहले मंडल कौन सा है, क्षोभ मंडल है जिसे ट्रोपोस्फियर कहा गया है। दूसरा है समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहा गया। तीसरा है मध्य मंडल जिसे मीसोस्फियर कहा गया। चौथा है आयनोस्फियर जिसे आयन मंडल कहा गया है। और चौथा है एक्सोस्फियर जिसे बाह्यमंडल कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्षोभ मंडल के बारे में बात करते हैं। तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सभी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे कोहरे का पड़ना और बादल का बनना, ठंड, बारिश, तूफान आना, ये सब कहाँ पर होते हैं, ये सारी घटनाएं जो होती हैं क्षोभ मंडल पे होती हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं समताप मंडल की बात करते हैं। तो समताप मंडल की बात करते हैं तो समताप मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर मौसम संबंधित कोई घटनाएं नहीं होती हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अनुकूल स्थिति यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, तो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अनुकूल स्थिति यहीं पर पाई जाती है, समताप मंडल में ही। समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। तो ध्यान रखिएगा, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, जहाँ पर वायुयान उड़ाया जाता है। वायुयान के लिए एक तरीके से मुख्य है। दूसरी बात याद रखिएगा कि अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाने का काम कौन करती है, ओजोन परत करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मध्यमंडल की बात करते हैं। तो मध्यमंडल में आपको थोड़ा बहुत याद रखना है कि वायुमंडल की तीसरी परत है। और दूसरी बात कर लेते हैं तो अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत पर जलते हैं। तो मध्यमंडल में ही एक तरीके से उल्कापिंड क्या होते हैं, जलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा मध्यमंडल के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बहिर्मंडल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसें पाई जाती हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए अब भारत यानी विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात कर लेते हैं। भैया पर्वत श्रेणियों से 1 नंबर पूछा जाता है। जैसे कि हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय कहाँ पर है, एशिया में है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। और कहाँ पर है, नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितना है, 8,848 या 8,850। एडीज पर्वत की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में है। सर्वोच्च चोटी कौन सा, अकांकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना में है। ठीक है, इसकी आप हाइट मत याद रखिएगा। काराकोरम की बात करते हैं तो एशिया में है। और केटिव गार्डविन ऑस्टिन और जो कि भारत में है, भारत की सर्वोच्च चोटी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में है ये। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट कोसियुस्की है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट बात करते हैं आल्पस की बात करते हैं तो यूरोप में इसकी स्थिति है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, आल्पस को याद रखिएगा। आल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, तो यूरोप में है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सा है, माउंट ब्लॉक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर अवस्थित है, ये अवस्थित है आपके फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भैया, घासों से 1 नंबर मिलता है। आप जानते हैं घासों से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कंपोज की बात करते हैं तो ब्राज़ील क्षेत्र में, लानोज की बात करते हैं तो वेनेजुएला क्षेत्र है इसका, सवाना की बात करते हैं उत्तरी अफ्रीका, और पार्कलैंड की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, पटाना की बात करते हैं तो श्रीलंका। प्रेरी घास की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका जो कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में है। और पंपास की बात करते हैं अर्जेंटीना, स्टीपी की बात करते हैं यूरेशिया, वेल्ड्स की बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका, और डाउन्स की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियां, सारी हमें नहीं देखना है। जैसे एस्किमो जनजाति जो है ग्रीनलैंड यानी कनाडा के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में, इस बात को ध्यान रखिएगा। बुशमैन जनजाति कहाँ पर, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में, इस बात को ध्यान रखिएगा। रेड इंडियन की बात करती हैं तो उत्तरी अमेरिका में, इस बात को ध्यान रखिएगा। पिग्मीज जनजाति कांगो बेसिन, और बोरो जनजाति ब्राज़ील यानी अमेजन बेसिन में। बद्दू जनजाति अरब में, इस बात को ध्यान रखिएगा। जितना हमने टिक लगाया है इतना ही आपको याद रखना है। एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड एवं कनाडा। किर्गिज जनजाति का क्षेत्र कहाँ पर है, मध्य एशिया में। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, याद रखते हैं आप पहले से ही। रेड इंडियन की बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। पिग्मीज जनजाति की बात करते हैं
तो पिग्मी जनजाति की बात करते हैं तो कांगो बेसिन, और बोरो की बात करते हैं ब्राज़ील अमेजन बेसिन, बद्दू की अरब की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि नदियों के किनारे बसे नगरों के बारे में बात करते हैं। 1 नंबर यहाँ से मिलता है। आगरा की बात करते हैं तो यमुना नदी के तट पर है। कटक की बात करते हैं तो महानदी के किनारे है। और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ। तिरुचिरापल्ली की बात करते हैं कावेरी नदी, और जौनपुर की बात करते हैं तो गोमती नदी के किनारे, और डिब्रूगढ़ की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र, और पटना की बात करते हैं तो गंगा नदी के किनारे, और अहमदाबाद की बात करते हैं साबरमती, कोलकाता हुगली नदी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, और पणजी मांडवी नदी, सूरत ताप्ती नदी, अयोध्या सरयू नदी, हैदराबाद मूसी नदी, संबलपुर महानदी, लखनऊ गोमती नदी, इलाहाबाद गंगा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। अभी पूछा गया था, यूपी टेट में पूछा गया था भारत की बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। भीमा परियोजना जो है महाराष्ट्र राज्य में है, और किस नदियों में है तो किस नदियों पर बनाया गया है तो पवना और कृष्णा नदी। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो उड़ीसा राज्य में है, और किस नदी पर बनाया गया है महानदी पर। सरदार सरोवर परियोजना की बात करते हैं तो गुजरात, और नदियाँ किस नदी पर बनाया गया है नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में है, और रावी ब्यास सतलज नदी पर बनाया गया है। फरक्का परियोजना की बात करते हैं पश्चिम बंगाल की प्रमुख परियोजना है, जो कि गंगा नदी पर बनाया गया। दामोदर घाटी परियोजना की बात करते हैं पश्चिम बंगाल व झारखंड, और दामोदर नदी पर बनाया गया है। ठीक है। इडुक्की परियोजना की बात करते हैं तो केरल की प्रमुख परियोजना है, पेरियार नदी पर बनाया गया। थीन परियोजना की बात करते हैं तो थीन बांध की बात करते हैं तो पंजाब की प्रमुख परियोजना है, जो कि रावी नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब की है, और सतलज नदी पर बनाया गया है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहीं पर इसका जो एक तरीके से जलाशय है गोविंद सागर झील कहलाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोसी परियोजना की बात करते हैं तो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, कोसी नदी पर है। सोन परियोजना की बात करते हैं तो बिहार और सोन नदी पर बनाया गया है। ककरापारा परियोजना गुजरात की प्रमुख परियोजना है, ताप्ती नदी पर बनाया गया है। उकाई परियोजना गुजरात यानी ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट बात करते हैं माता टीला बांध परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के संयुक्त परियोजना बेतवा नदी पर। टिहरी बांध की बात करते हैं तो उत्तराखंड, याद रखिएगा, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर परियोजना की बात करते हैं आंध्र प्रदेश की प्रमुख परियोजना है, जो कि कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना की बात करते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में देखा जाए तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम में है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? झारखंड में है। वेतला राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ पर है? झारखंड में है। भीम बांध परियोजना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बिहार में है। और नेक्स्ट बात करते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये पूछा जा चुका है, कर्नाटक में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर, कई बार पूछ लिया जाता है, इसको याद रखिएगा, राजस्थान। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर राजस्थान में। दाची गांव वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, और जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। और सिमलीपाल की बात करते हैं तो उड़ीसा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो उत्तराखंड, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत की प्रमुख क्रांतियाँ, इसके बाद क्लास को स्थगित करेंगे, फिर तीसरी क्लास में हम मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे। भारत में कृषि क्षेत्र में प्रमुख क्रांतियाँ की बात करें, हरित क्रांति कृषि उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए, ब्लू क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए, और पीली क्रांति सूर्यमुखी व अन्य तिलहनों उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति और गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन के लिए, लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन के लिए, गोल क्रांति की बात करते हैं तो आलू उत्पादन के लिए, रजत क्रांति की बात करते हैं अंडा उत्पादन के लिए, सुनहरी क्रांति की बात करते हैं फल उत्पादन, और इंद्रधनुषी क्रांति की बात करते हैं तो कृषि संबंधी सामग्री के लिए उत्पादन किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में छोड़ दीजिए सब।
बस इतना। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 याद रख लीजिए, दिल्ली अम्बाला जलंधर अमृतसर। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 क्या है, दिल्ली कोलकाता। ठीक है, तो बस इतना बहुत है। चलिए, भारत की देखिए कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं, जैसे भारत चाइना की रेखा को क्या कहा गया है, भारत चाइना की रेखा को क्या कहा गया है, मैकमोहन। भारत पाकिस्तान की रेखा रेड क्लिफ। भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान रेखा को क्या कहा गया है, तो डूरंड रेखा। और रूस व फिनलैंड की बात करते हैं, वैसे आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाए तो इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात कर लेते हैं। तो जैसे ILO का स्थापना कब हुई थी, 1919 में इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करते हैं 1945, मुख्यालय रोम में है। IMF की बात करते हैं 1945, वाशिंगटन DC, इसको याद रखिएगा। WHO इस बार खूब चर्चा में रहा, हो सकता है पूछ ले। तो WHO की बात करते हैं 1948 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट बात करते हैं WMO को याद कर लीजिएगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करते हैं 1951, और जिनेवा में इसका मुख्यालय है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत के प्रमुख शोध संस्थान में से एक प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, शिमला में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, राजमुंद्री में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे विटामिनों से संबंधित, कुछ विज्ञान से संबंधित हमने पॉइंट को कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, सब खत्म हो जाएगा। चलिए, इस क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।